नमस्कार आप सभी को। उत्तराखंड से जुड़े हुए सभी छात्रों को आज़ाद ग्रुप की तरफ से आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि आपके टेस्ट सीरीज़ के लिए भी अब कार्य किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज़ पर भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आधुनिक भारत आपका चल रहा है। प्राचीन हमने ख़त्म किया, मध्यकालीन ख़त्म किया, आधुनिक भारत से संबंधित भी एक कक्षा आपकी हो चुकी है। अब उस कक्षा के बाद आधुनिक भारत से संबंधित जो आपकी पहली कक्षा हुई है, उसके बाद आज की दूसरी कक्षा है। जैसा कि पहली कक्षा में आपने यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से लेकर धन के निष्कासन सिद्धांत तक हम पहुंचे थे। मतलब विभिन्न गवर्नर जनरल के बारे में, भारत में शिक्षा के प्रसार के बारे में हमने लास्ट में बात किया था और हमने बोला था कि अब आगे की जो चर्चा होगी वो विशेष रूप से प्रारंभ होगी धन के निष्कासन सिद्धांत से। तो आज की जो अब हमारी चर्चा प्रारंभ होने वाली है, ये धन के निष्कासन सिद्धांत से प्रारंभ होने वाली है। और धन के निष्कासन सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। हम दादा भाई नेहरू के बारे में बात करेंगे कि उनका क्या योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के लोगों को जागरूक करने में उनका क्या योगदान रहा है। और उसी से लेकर हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन तक करेंगे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जहां पर मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, जहां पर एक बार फिर से जो उग्रपंथी लोग थे उनको पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। मतलब गरम दल के जो लोग थे उनको पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1916 का जो ये लखनऊ अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। तो यहाँ तक की चर्चा हम आज देखेंगे और आज की कक्षा के बाद जब अगली कक्षा होगी तो वहाँ से होम रूल आंदोलन से चर्चा प्रारंभ करेंगे और 1 घंटे 1.5 घंटे में जहाँ तक हो सकता है, जितनी चर्चा हो सकती है उतनी हम बात करेंगे। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, उस लिंक के माध्यम से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी चर्चा को। नमस्कार आप सभी को। कल की कक्षा में हमने आधुनिक भारत के इतिहास को हमने देखा था और आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन के क्रम में हमने किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था, वहाँ से लेकर हमने चर्चा अपनी प्रारंभ की थी और विभिन्न गवर्नर जनरलों के कार्यकाल तक की जानकारी हमने देखी थी। धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में आपको बताया गया था कि इसकी चर्चा आपको कल देखने को मिलेगी। तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत की जो बात है वो आज की चर्चा में हम करेंगे। आज की इस कक्षा में आप धन के बहिर्गमन सिद्धांत से संबंधित जानकारियों को देखेंगे। सबसे पहली बात कि जो पिछली वीडियो थी जिनमें आपने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर विभिन्न गवर्नर जनरलों के कार्यकाल तक आपने अध्ययन किया था, उसकी पीडीएफ की आप बात कर रहे थे। तो आपको बता दें कि जो आपका वीडियो लग रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ की लिंक है। इस लिंक के माध्यम से आप जाएंगे तो क्योंकि कल का कुछ हिस्सा बचा हुआ था इस पीडीएफ का, इसलिए पीडीएफ शेयर नहीं की गई थी। आज की क्लास के बाद ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी तो वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा क्योंकि ये जनवरी माह 2022 में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो यदि आप 6 महीने बाद देखते हैं इस वीडियो को या साल भर बाद देखते हैं तब आप पीडीएफ की मांग करते हैं तो आप पीडीएफ नहीं प्राप्त, अभी वर्तमान समय में जो देख रहा है उसको पीडीएफ मिल जाएगी, ये ध्यान में रखना है। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आप 6 महीने बाद पहली बार इस वीडियो को देखें और आप पीडीएफ की मांग करें, तब आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। चलिए एक एक करके अब चर्चा को देखते हैं। और इससे मुझे पता है क्योंकि मुझे भी काफ़ी इससे लाभ होता है इस प्रकार के क्विक रिवीजन से, और निश्चित तौर पर आपको भी इस प्रकार के क्विक रिवीजन से लाभ अवश्य मिल रहा होगा। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को अब हम देखते हैं। बात हो रही है धन के बहिर्गमन सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं और आपने देखा भी होगा, यदि आपने विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से धन के बहिर्गमन सिद्धांत से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब धन के बहिर्गमन सिद्धांत की बात हो रही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात हो रही है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये खंड हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। समग्रता से हम इसकी चर्चा अब करने वाले हैं, ठीक है।
चलिए, सबसे पहले बात आती है कि ये अवधारणा है क्या, धन का बहिर्गमन जो सिद्धांत है ये है क्या, इसमें किन बातों को बताया गया है, किन मुद्दों पर बात की गई है, यह जानना जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में, तो इसकी जो अवधारणा है जिसकी बात करें तो यह भारतीय धन संपत्ति एवं मान का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का अभाव। कहने का मतलब है ये जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत था, विशेष रूप से इस सिद्धांत के माध्यम से यह बताया गया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में किस प्रकार से भारत से संपत्ति और जो धन है, जो आप कह सकते हो मान है, उसका अविरल प्रवाह जो है, उसका अविरल प्रवाह, संपत्ति और माल का जो है वो अविरल प्रवाह, ब्रिटेन की मान नहीं है, यहाँ पे माल है, संपत्ति और विभिन्न प्रकार के उत्पाद, तो माल आप कह लीजिए, किस प्रकार से संपत्ति और माल का अविरल जो प्रवाह था वो भारत से इंग्लैंड की तरफ तो था, लेकिन बदले में हमें जो हमें ये माल का प्रवाह होता था, इसके बदले में हमें इंग्लैंड से कुछ नहीं मिलता था, या आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए इसके बदले में हमें कंपनियों से भारत को कुछ नहीं मिलता था। इसी को बोला जाता था कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, अब बात आती है कि इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया, इसके प्रतिपादक कौन है। तो आपको बता दें कि सर्वप्रथम धन का बहिर्गमन सिद्धांत इसको प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम किया था, इसलिए दादा भाई नौरोजी का नाम आपको याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें आप देखोगे इनका सिद्धांत क्या था। सर्वप्रथम प्रतिपादक थे ये धन के बहिर्गमन सिद्धांत के, और इन्होंने बताया इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, एक इनकी पुस्तक है, इसमें पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। किस पुस्तक में किया? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इस पुस्तक में पहली बार आपको देखने को मिलता है। इसके बाद एक दूसरी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये कई बार पूछी जाती है किसके लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है और इसमें भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत की चर्चा की गई है। इसके बाद द वाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, लेख में इनकी व्याख्या है। मतलब कहने का मतलब है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन सभी में ये जो चार पुस्तकों की चर्चा की गई है, इनके लेखों में इनकी व्याख्या आपको देखने को मिलती है। तो दो तो आपको हमेशा याद रखने हैं, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दोनों आपको याद रखना है। वर्ष 1905 में इसे इविल ऑफ ऑल इविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा। वर्ष 1905 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इस अवधारणा को धन के बहिर्गमन सिद्धांत को इविल्स ऑफ इविल्स कहा, अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा। यह भी कई बार पूछा जाता है, तो यह कथन किसका है कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत को किसने अनिष्टों का अनिष्ट कहा या इविल ऑफ ऑल इविल्स कहा? तो याद रखना है आपको दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगली चर्चा हम देखते हैं। आगे आप देखोगे कि सबसे पहले आप जानते हो इसके स्वरूप की यदि हम बात करें तो देखने को मिलता है कि सरकार की जो खरीद नीति थी, होम चार्जेज अर्थात भारतीय सार्वजनिक जो ऋण थे एवं रेलों पर लगाई गई जो पूंजी पर दिया गया जो ब्याज था, भारत को ही दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत जो थी वो भी यहीं से ली जाती थी। भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले जो इंग्लैंड के जो नागरिक थे, भारत के कारण इंग्लैंड के नागरिकों को जो और सैनिक शुल्क इंग्लैंड में, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे विभिन्न स्वरूप दिए हैं कि किस प्रकार से किस स्वरूप में भारत से धन संपदा का जो प्रवाह है वो ब्रिटेन की तरफ हो रहा था, इंग्लैंड की तरफ हो रहा था। इसमें है सरकार की जो खरीद नीति थी, इसमें बताया गया है जो होम चार्जेज लगाए गए, इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से भारतीयों को सेवाएं दी गई उसके बदले में किस प्रकार से
चार्ज लगाकर उनके वेतन के रूप में उसको बाहर ले जाया गया। इसके साथ साथ इसमें है कि किस प्रकार से इंग्लैंड में भी जो कर्मचारी कार्य करते थे उनके लिए भी जो वेतन था वो कहीं ना कहीं भारत से ही निकाला जा रहा था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कहने का था कि भारत सरकार और यूरोपीय जो भी अधिकारी थे उन सभी को जो वेतन था वो भारत से दिया जाता था और इस स्वरूप में धन का जो है निष्कासन भारत से इंग्लैंड की तरफ हो रहा था। अब क्या धन का निष्कासन का जो सिद्धांत है, एकमात्र सिद्धांत जो है ये है, क्या इसको सिर्फ और सिर्फ दादाभाई नौरोजी ने ही दिया है? नहीं, धन के बहिर्गमन सिद्धांत को बाद में कई अन्य लोगों ने भी स्वीकार किया, जैसे महादेव गोविंद रानाडे ने 1872 में माना इन्होंने। रमेश चंद्र दत्त एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख किया है धन के बहिर्गमन सिद्धांत का। और आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में भी आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति दी गई, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि दादाभाई नौरोजी अकेले थे जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऐसा नहीं था। इनके अतिरिक्त महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, इसके साथ साथ कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वहां पर भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत के कई अन्य सारे भी प्रतिपादक थे। पहले दादाभाई नौरोजी हो गए, दूसरा हो गए महादेव गोविंद रानाडे, तीसरा हो गए रमेश चंद्र दत्त। इसके बाद ये भी याद रखना है कि कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के 1896 ईस्वी में धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति दी गई थी, इसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है, यहां पर आपको देखने को मिलता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब ये जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत था, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी भी बात यहां पर की जा रही है। सबसे पहली बात कि जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत था, इसके द्वारा अनौद्योगिकीकरण देखने को भारत में मिलता है, क्योंकि भारत में जो कच्चे उत्पाद होते थे उनको सीधे इंग्लैंड भेज दिया जाता था। ठीक है, आधे पौने दामों पर किसानों से लेकर कहीं कहीं जबरन लेकर जो है ब्रिटेन भेज दिया जाता था। और ब्रिटेन से मशीनों से बने हुए जो आप कह सकते हैं कपड़े, जो इस तरह की जो वस्तुएं होती थी वो मशीनीकृत वस्तुएं भारत में लाकर खपाई जाती थी। और इससे क्या होता था कि जो हमारा हस्तशिल्प था, भारत में उस समय जो हस्तशिल्प बहुत ही विकसित अवस्था में था, वो धीरे धीरे उसका ह्रास होने लगा और धीरे धीरे हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोग बदहाल स्थिति में पहुंच गए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा देखने को मिलता है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। ठीक है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किसने? अंग्रेजों ने किया। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल चाहिए था और उस कच्चे माल के लिए वो लगभग भारत पर निर्भर थे। और कच्चे माल के लिए क्योंकि वो भारत पर निर्भर थे, इसलिए उन्होंने भारत में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया। और इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है? किसानों को हानि हुई। क्यों? क्योंकि जब इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता था तो फिर वो खरीदने से इनकार कर देते थे, और जब खरीदने से इनकार कर देते थे तो किसान मजबूर था कि कम दामों में उसको बेचना पड़ता था। दूसरा, इससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता में और वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि एक तो एक वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करते थे, वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के चलते क्या हुआ कि धीरे धीरे जो खाद्यान्न फसलें थी उनका उत्पादन कम होने लगा। और जब खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कम होने लगा तो लोगों के समक्ष जो है भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई, लोगों के समक्ष पेट भरने की सबसे बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई, जिसके कारण ऋणग्रस्तता भी बढ़ी। साथ साथ गरीबी में भी वृद्धि इसी के कारण हुई है। और आगे देखने को मिलता है कि नकदी फसलों के महत्व को बढ़ाने से खाद्यान्न फसलों में कमी हुई, और इसी के परिणाम स्वरूप आप देखने को मिलता है कि आगे के वर्षों में भूखमरी के भी शिकार बहुत सारे लाखों की संख्या में भारतीय हुई, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नकदी फसलों के बढ़ावा देने से इतनी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हुआ। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन।
भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन हुआ और इससे क्या हुआ, भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहन हुआ। कहने का मतलब है जब ब्रिटेन से पूंजी विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की जाने लगी तो जो भारत के उद्योगपति थे उनको निराशा हुई, क्योंकि उस अनुपात में वो पूंजी खर्च नहीं कर सकते थे, उस अनुपात में वो लागत नहीं लगा सकते थे जिस अनुपात में ब्रिटेन द्वारा जो है यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा था। लेकिन ये जो निवेश था कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को लाभ पहुंचाना। इसके बाद बात आती है 1857 की क्रांति की। ठीक है, आइए देखते हैं 1857 की क्रांति किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति से कई प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों का कहीं ना कहीं उन सभी प्रश्नों को समग्रता से यहाँ पे समाहित करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले बात आती है जब 1857 की क्रांति, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इसकी बात होती है। तो सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों की जो प्रयोग के जो अफवाह थी वहाँ से कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति की चिंगारी जो है वो निकली थी, ये आपको पता होना चाहिए। आपको देखने को मिलता है कि वर्ष 1857 ईस्वी में बैरकपुर में सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। कहाँ पे किया गया, 1857 में बैरकपुर में सर्वप्रथम चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल से मना किया गया। आगे आपको देखने को मिलता है मंगल पांडे का नाम आता है और मंगल पांडे ने इसी दौरान एडजुटेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और जिसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये कारण क्या था, इसका कारण क्या था, इस प्रकार से जो चर्बी वाले कारतूसों के कारण ये जो विद्रोह प्रारंभ हुआ इसका क्या बैकग्राउंड में भी कुछ था या सिर्फ और सिर्फ यहीं से एकमात्र कारण था चर्बी वाले कारतूस। तो आपको बता दें इनके कारणों में यदि हम जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसके राजनैतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक और धार्मिक कारण भी थे। प्रमुख कारणों में यदि हम बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियों के कारण जो जनता थी वो त्रस्त हो चुकी थी, जो सैनिक थे वो त्रस्त हो चुके थे। ब्रिटिश शासन में भारत में जो भारतीय कार्य कर रहे थे, जो उनकी मदद कर रहे थे, वो भी अपने शोषण से त्रस्त हो चुके थे। तो तात्कालिक कारण यदि हम बात करें तो भले ही चर्बी वाले कारतूस की अफवाह रही हो, लेकिन प्रमुख कारणों में यदि हम बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी जो इस विद्रोह का कहीं ना कहीं इस विद्रोह को पनपने में मदद की। साथ ही साथ इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण भी देखने को मिलते हैं। आगे देखने को मिलता है अब 1857 की जब क्रांति हुई तो आपने देखा देश भर में इस क्रांति का विस्तार देखने को मिलता है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपको घटनाक्रम याद रखना है। 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होता है। 12 मई 1857 को विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था यहाँ पे कमल और रोटी को रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या था, कमल और रोटी क्या था, स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। कमल और रोटी स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, ये आपको पता होना चाहिए। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 10 मई को ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि नेतृत्व किस स्थान पर किसके द्वारा नेतृत्व किया गया और इस नेतृत्व से कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं नेतृत्व से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। नेतृत्व की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है बरेली, उत्तर प्रदेश में बरेली स्थान है। बरेली में इस विद्रोह का नेतृत्व किया खान बहादुर खान ने। झांसी की बात करें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। लखनऊ की यदि हम बात करें तो बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। कानपुर की यदि हम बात करें तो नाना साहब ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। जगदीशपुर के बिहार की बात करें तो कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। असम की यदि हम बात करें तो दीवान मनीराम दत्त ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। और फैजाबाद अयोध्या की यदि हम बात करें तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। अब यहाँ पे बात आई है कथन की। तो आपको बता दें सर जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम इन्होंने बताया किसको, इन्होंने बताया कि 1857 की जो क्रांति थी वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम थी। और ये कथन किसका है, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर।
इसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है जॉन लॉरेंस और दूसरे व्यक्ति हैं सीले। इनके द्वारा बोला गया कि यह एक केवल सैनिक विद्रोह था। 1857 की जो क्रांति थी वो सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, इसमें आम जनमानस का जुड़ाव ऐसे देखने को नहीं मिलता है। तीसरा कथन आपको देखने को मिलता है बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध। ठीक है, बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध, ये कथन है टी.आर. होम्स का, ये भी आपको पता होना चाहिए। टी.आर. होम्स ने बताया कि यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य एक युद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आपको पता होना चाहिए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की यदि हम बात करें तो ये किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने कहा कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। तो याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, तो आपको बताना है कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बी.डी. सावरकर ने कहा, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम था और ना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम और ना ही राष्ट्रीय। ये कथन किसका है? ये कथन है आर.सी. मजूमदार का। आर.सी. मजूमदार ने कहा कि ये जो 1857 की क्रांति है, ये 1857 की ये जो क्रांति आपको देखने को मिलती है, ये तो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इनका कहना था कि ये ना तो पहला था, ना तो ये राष्ट्रीय स्तर पे था और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार। तो यहाँ पे दो कथन आपको अवश्य याद रखने हैं, एक आर.सी. मजूमदार का याद रखिए, एक बी.डी. सावरकर का याद रखिए, जिन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। ये दो कथन आपको अवश्य याद रखने हैं। ठीक है, स्थान देख लिया, नेतृत्वकर्ता देख लिया, 1857 के विद्रोह का कारण क्या था उसको हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात आते हैं पुस्तकों के। कुछ पुस्तक हैं, उनके लेखकों की बात आती है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलता है बी.डी. सावरकर लेखक हैं। पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। याद कर लीजिएगा, प्रयास करिए यहीं पर याद हो जाए। क्या है? बी.डी. सावरकर ने पुस्तक कौन सी लिखी है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। दूसरी पुस्तक है एस.एन. सेन, और एस.एन. सेन द्वारा लिखी पुस्तक है 1857। 1857 किसकी रचना है? एस.एन. सेन की। इसके बाद नाम आता है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। क्या नाम है? असबाब ए बगावत ए हिंद। ये आपको पता होना चाहिए। अगला है आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है आर.सी. मजूमदार की। तो ये जो पुस्तकें कुछ दी हुई हैं और जो कुछ इनके लेखक दिए हुए हैं, इनके बारे पता होना चाहिए। बी.डी. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, एस.एन. सेन 1857, सर सैयद अहमद खां असबाब ए बगावत ए हिंद, आर.सी. मजूमदार द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। ये कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, ये आपको पता होने चाहिए। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने 1857 की क्रांति को ढंग से पढ़ा होगा, निश्चित रूप से उनको मज़ा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनका रिवीजन हो जा रहा है, क्विक रिवीजन उनका हो रहा है, और क्विक रिवीजन आज के समय में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासकों की, कि कौन से शासक थे उस समय 1857 की क्रांति के समय जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो सबसे पहले नाम आता है ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर का सिंधिया परिवार जो था, इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। इंदौर के जो होलकर थे, इन्होंने भी अंग्रेजों का समर्थन किया था। हैदराबाद के निजाम ने भी अंग्रेजों का समर्थन किया था। जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब ने भी इनका समर्थन किया था। तो मध्य प्रदेश से यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजघराने थे
उन्होंने 1857 की क्रांति को समर्थन नहीं दिया। अब मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख राजघरानों की यदि हम बात करते हैं तो भोपाल के नवाब हो गए, इंदौर के होलकर हो गए और ग्वालियर के सिंधिया हो गए। ये 3 प्रमुख थे उस समय। तो कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति के समय जो भी प्रमुख राजघराने थे उन्होंने, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के, उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। इसके बाद पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक जो थे इन्होंने भी अंग्रेजों का समर्थन किया। साथ ही साथ कश्मीर के महाराजा ने भी अंग्रेजों का समर्थन किया। और इसी के कारण देखने को मिलता है कि 1857 की जो क्रांति थी उसका जो प्रसार था वो बिहार, उत्तर प्रदेश में तो हो पाया, लेकिन ना तो दक्षिणी भागों में इसका प्रसार और अच्छे से हो सका और ना ही बिहार, आप कह सकते हैं दिल्ली के उत्तरी भागों में इसका प्रसार हो सका। तो बिहार, विशेष रूप से बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इसके साथ साथ आप इसमें जोड़ सकते हो उत्तर प्रदेश, अवध का क्षेत्र, इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है 1857 की क्रांति का विस्तार। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्या हुआ? 1857 की क्रांति के बाद बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या परिवर्तन हुए 1857 की क्रांति के बाद? यदि हम उनकी बात करें तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या परिवर्तन हुए। परिवर्तनों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या हो गया? भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप यह सकारात्मक पक्ष देखने को मिलता है कि अब अंग्रेजों ने जो राज्य विस्तार की मुहिम थी उसको विराम दे दिया। कहने का मतलब भारतीय राजाओं के प्रति विजय और विलय की नीति का इन्होंने परित्याग कर दिया। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई जो पहले नहीं थी। कोई भी राजा गोद नहीं ले सकता था, दत्तक पुत्र नहीं हो सकता था। तीसरा क्या कर दिया गया? भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। तो याद रखिएगा, पील आयोग क्या है? पील आयोग क्यों गठन किया गया था? पील आयोग का गठन किया गया था विशेष रूप से भारतीय सेना के नवगठन के लिए, क्योंकि 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को ये बता दिया था कि यदि हम ज़्यादातर हिस्से में, ज़्यादातर अपने जो सैनिक हैं उनमें यदि हम अवध के क्षेत्र के लेते हैं, बिहार के क्षेत्र के लेते हैं, उड़ीसा के क्षेत्र के लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे भी इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर एक तो इन क्षेत्रों से इन्होंने सैनिकों की भर्ती करना कम कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो पहले अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिकों का अनुपात होता था उसमें अंग्रेज सैनिकों के अनुपात को और बढ़ा दिया। तो पील आयोग आपको याद रखना है। इसके बाद क्या हो गया? इसी के बाद आपको देखने को मिलता है कि भारत में कंपनी के शासक का समापन हो गया। मतलब कंपनी के शासन का समापन हो गया। भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन आ गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लग गई। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति जो थी पहले, उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति के पहले जो भारतीयों के साथ भेदभाव होता था, जो भारतीयों के साथ आप कह सकते हो शोषण होता था, लगातार नए क्षेत्रों को विजित करने के लिए अंग्रेज लालायित रहते थे, वो सारी चीज़ें बदल गई। कब? 1857 की क्रांति के बाद। शायद यदि जिन राजाओं ने 1857 की क्रांति में साथ नहीं दिया, शायद यदि वो साथ देते तो 1857 की जो क्रांति थी वो अंतिम कील के रूप में होती और निश्चित रूप से अंग्रेजों को उसी समय हार मानना पड़ता। लेकिन पूरे देश में इसका प्रसार नहीं हो पाया था। एक आप कह सकते हो बेहतर नेतृत्व नहीं था, संगठन बेहतर नहीं था, कोई दूरदर्शी आप कह सकते हो लक्ष्य नहीं था, जिसके चलते 1857 की क्रांति विफल हुई। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अन्य जन आंदोलनों पर। और अन्य जन आंदोलनों में जैसे संताल विद्रोह आप पढ़ते होंगे, पागलपंथ, मुंडा विद्रोह आप पढ़ते होंगे, बहावी आंदोलन आप पढ़ते होंगे, कूका पढ़ते होंगे, नील विद्रोह पढ़ते होंगे। तो इन सभी विद्रोहों के बारे में अब हमें देखना है। ठीक है, देखो ये क्या है, ये क्विक रिवीजन है।
क्विक रिवीजन है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि 100% चीज़ों को कवर किया जाए। क्विक रिवीजन है मतलब जो चीज़ें लगती हैं कि महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं, उन्हीं चीज़ों का रिवीजन किया जा रहा है। यह आपको ध्यान में बैठाने की ज़रूरत है। यह आपके लिए तभी लाभदायी है, तभी आपके लिए लाभप्रद है जब एक बार आपने स्वयं से पाठ्यक्रम को ख़त्म किया होगा। सबसे पहले अब देखते हैं हम संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 की घटना है। इसको आदिवासी विद्रोह कहा जाता था और दातन एक कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से ये प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व किया था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने। ये कई बार पूछा जाता है इनके बारे में। सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव ये 4 भाई थे जिन्होंने इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। 1855 ईस्वी में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह किया गया था और भागलपुर का क्षेत्र यदि हम बात करें मतलब बात हो रही है बिहार की। मेजर बारह के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी गई थी उसको संथालों द्वारा पराजित होना पड़ा था। तो याद रखना है, संथाल विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी गई थी वो मेजर बारो के नेतृत्व में भेजी गई थी और सेना जो है वो संथालों द्वारा पराजित हुई थी। इसके बाद अगला आता है पागलपंथ। पागलपंथ की यदि हम बात करें तो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसको करम शाह द्वारा प्रारंभ किया गया था। जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध एक आंदोलन था। यह आपको पता होना चाहिए। तो पागलपंथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है जानना पागलपंथ के बारे में, ठीक है। तो इसमें विशेष रूप से जमींदारों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उस पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध एक आंदोलन था जो कि टीपू द्वारा किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है वहाबी आंदोलन। ये महत्वपूर्ण है। वहाबी आंदोलन की यदि हम बात करें तो देखने को मिलता है, इसकी उपलब्धि है कि अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती के रूप में इन्होंने देखा और गंभीर चुनौती उसके लिए उत्पन्न भी किया। इसके प्रवर्तक हैं सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। प्रसार क्षेत्र की यदि हम बात करें तो काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार और मध्य प्रांत में इसका प्रसार देखने को मिलता है। 1830 ईस्वी में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि बालाकोट की लड़ाई हुई जिसमें बरेलवी की मृत्यु हुई। मतलब सैयद अहमद बरेलवी जो इसके प्रवर्तक थे उनकी मृत्यु हुई। पटना में क्या देखने को मिलता है आगे कि बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र जो था वो पटना बन गया और बरेलवी की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व करता हो गए मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्लाह। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि वहाबी आंदोलन की जब बात करते हैं तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक हैं सैयद अहमद बरेलवी। इसका प्रसार क्षेत्र पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि किस लड़ाई में बरेलवी की मृत्यु हुई है। इतना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कूका आंदोलन की, ठीक है। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन नाम सबने सुना होगा। 1840 में ये प्रारंभ हुआ था। भगत जवाहर मल जिनको सियान साहब बोलते थे इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना इसका उद्देश्य था। तो विशेष रूप से कूका आंदोलन जो था आप कह सकते हो इसका जो उद्देश्य था धार्मिक उद्देश्य था। विशेष रूप से सिख धर्म की बुराइयों को दूर कर सिख धर्म को शुद्ध करना इसका उद्देश्य था। ये आपको पता होना चाहिए। आगे आपको पता होना चाहिए मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडा विद्रोह के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो मुंडा विद्रोह विशेष रूप से जब बिरसा मुंडा का नाम आता है तो वो सभी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुंडा विद्रोह की बात करें तो 1899 से वर्ष 1900 ईस्वी के बीच ये विद्रोह रहा है। इसका अन्य नाम भी था महान हलचल या उल गुलाम। ये नाम आपको पता होना चाहिए। 1899 से 1900 के मध्य ये चलाया गया था। और मुंडा विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख नाम आता है बिरसा मुंडा का। और बिरसा मुंडा को जगत पिता, धरती आबा के अन्य नामों से भी जानते हैं। बोंगा की यदि हम बात करें, बिरसा मुंडा द्वारा बोंगा का प्रयोग किया गया था। बोंगा था कि अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान। बोंगा जो थे इनके एक देवता थे जो कि बिरसा मुंडा द्वारा धर्म एक नया धर्म शुरू किया गया था, उसके देवता थे ये बोंगा। और विशेष रूप से जो सिंह बोंगा थे वो एकेश्वरवाद को लेकर बढ़ावा देना इसमें था कि जो
आप सब बहुत सारे देवी देवताओं का लोग मानते हैं, पूजा करते हैं, तो वहाँ से इनको लेकर एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ना इसका उद्देश्य था, ये आपको पता होना चाहिए। तो मुंडा विद्रोह आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ बिरसा मुंडा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आज का आपका होमवर्क है कि बिरसा मुंडा के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में, जितनी आपको पता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद बात आती है नील विद्रोह। नील विद्रोह की जब बात आती है तो आप जानते हो कि 1859 से 60 के बीच की घटना है और बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से इस प्रारंभ हुई थी। इसका नेतृत्व किया था दिगंबर बिश्वास तथा विष्णु विश्वास ने। प्रसार क्षेत्र नादिया, पावना, खुलना, ढाका, मालका दीना, मतलब पश्चिम बंगाल और आधुनिक बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। समर्थक इसके कौन थे? तो हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी इसके समर्थन में थे, ये आपको पता होना चाहिए। और विशेष रूप से ये जो आंदोलन था इसका चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? दीनबंधु मित्र द्वारा रचित एक है नील दर्पण। तो नील दर्पण में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण में किसका उल्लेख किया गया है, तो नील बागान मालिकों का उल्लेख जो है दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नील दर्पण भी पूछा जा सकता है किसकी पुस्तक है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि दीनबंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण में किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें नील बागान मालिकों के अत्याचार का चित्रण किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया विभिन्न आंदोलनों की बात। विभिन्न आंदोलनों की बात हम बढ़ते हैं और पहुंचते हैं भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के बारे में। आधुनिक शिक्षा के विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब बात आ रही है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। अब आधुनिक भारत में जब शिक्षा की विकास की बात आती है तो सबसे पहले शुरुआत होती है अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसे थे। अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित प्रथम मदरसा था, यदि हम उसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में की गई थी। इसके प्रथम जो प्रमुख थे उनका नाम था मौलवी मुइजुद्दीन। ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आपको जवाब देना है वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद आपको बता दें फारसी हो गया, अरबी हो गया और मुस्लिम कानून की शिक्षा, संस्कृत और कॉलेज की स्थापना जो है यहाँ पे बनारस में की गई, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है 1791 ईस्वी की। ठीक है, 1791 ईस्वी की क्यों बात आती है? क्योंकि इस समय संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। और जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसकी बात यहाँ पे हो रही है कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791 ईस्वी में, किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। तो याद रखना है कि सबसे पहले पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित प्रथम मदरसा था वो कौन सा था, तो 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसके परिणाम स्वरूप 1791 ईस्वी में बनारस में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, तो आपको याद रखना है इस संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना थी वो जोनाथन डंकन के प्रयासों के फल स्वरूप हुई, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे? बनारस में। तो 1781 और 1791 ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है चार्ल्स विल्किंस का नाम। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद कराया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इस आंग्ल अनुवाद की जो प्रस्तावना लिखी गई थी, इस प्रस्तावना को दिया था वारेन हेस्टिंग्स। मतलब भगवत गीता का जो प्रथम आंग्ल अनुवाद है उसकी जो प्रस्तावना है वो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लिखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नाम आता है सर विलियम जोन्स की। सर विलियम जोन्स की यदि हम बात करें तो आप जानते होंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक जो हैं वो सर विलियम जोन्स हैं। किसके? अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक जो हैं वो सर विलियम जोन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो अभी तक कितना हमने देखा फैक्ट? हमने देखा कि कलकत्ता में प्रथम मदरसा अंग्रेजों द्वारा कब स्थापित किया गया? वर्ष 1781 में स्थापित किया गया।
किसके द्वारा स्थापित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया। आपने देखा कि बनारस में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की गई? तो बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना थी वो जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप 1791 में की गई थी, ये आपने देखा। इसके बाद आपने देखा चार्ल्स विलिकन्स का नाम क्यों आपको याद रखना है? क्योंकि भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद इनके द्वारा किया गया था और आपने देखा कि इसकी जो प्रस्तावना थी वो वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह सर विलियम जोन्स क्या थे? ये अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक थे। अब हम पहुंचते हैं उड घोषणा पत्र या चार्ल्स उड डिस्पैच पे। तो आपको बता दें उड घोषणा पत्र जो था ये 1854 में चार्ल्स उड द्वारा जारी किया गया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसका जो आधार था उसमें देखें तो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विद्यालय की स्थापना की गई। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किस, आप कह सकते हो किसके प्रयासों से के फलस्वरूप हुई या किसका परिणाम रही, तो आपको बताना है चार्ल्स उड डिस्पैच या भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसको कहते हैं, उन्हीं के आधार पे ये 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इसके बाद नाम आता है हंटर आयोग का। हंटर आयोग या हंटर कमीशन। तो यहाँ पे आपको बता दें 1854 ईस्वी में पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए शिक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में नियुक्त किए गए थे और प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए हंटर आयोग या हंटर कमीशन, तो आपको बताना है हंटर आयोग और हंटर कमीशन जो है ये प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए था, प्राथमिक शिक्षा पर विकास के लिए था, ये आपको पता होना चाहिए। तो हंटर आयोग भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि चार्ल्स उड डिस्पैच के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और हंटर आयोग के बाद फिर बात आती है, जो अगला महत्वपूर्ण आता है वो आता है सैडलर आयोग। और सैडलर आयोग जैसे आपने देखा हंटर आयोग क्या था, इस पे याद रखना, ये फैक्ट याद रखना है कि हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा में सुधार, प्राथमिक शिक्षा में विकास पर संबंधित था। आगे जब बढ़ते हैं तो बात आती है सैडलर आयोग, ठीक है। सैडलर आयोग की जब हम बात करें तो यहाँ पे आपको बता दें कि वर्ष 1917 में, कब? वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया था। सैडलर आयोग की जो नियुक्ति थी वो वर्ष 1917 में थी। क्यों? कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए थी। आपको बता दें कि इसका जो विचार था सैडलर आयोग का, उसके माध्यम से था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। तो याद रखना है सैडलर आयोग विशेष रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के लिए नियुक्त किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें यह निष्कर्ष निकला कि यदि विश्वविद्यालयी शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा पर सुधार बहुत ही जरूरी है, माध्यमिक शिक्षा पर सुधार आवश्यक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो आधुनिक भारत में प्रेस के विकास की बात आती है। आधुनिक भारत में प्रेस के विकास की बात आती है, तो आइए आधुनिक भारत में प्रेस के विकास को समझ लेते हैं और इसके बाद कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है बंगाल गजट। बंगाल गजट की बात करें तो भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र था। इसके बाद बात आती है जेम्स ऑगस्टस हिक्की या J.A. हिक्की। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का जो प्रकाशन था इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके बाद नाम अगला आता है लॉर्ड वेलेस्ली। क्यों याद रखना है इनको? क्योंकि 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लागू कर दिया था इन्होंने और पत्रेक्षण अधिनियम इन्होंने पारित किया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि सभी समाचार पत्रों पर सेंसर इनके द्वारा लागू किया गया था और पत्रेक्षण अधिनियम भी इनके द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद अगला नाम आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स की यदि हम बात करें तो 1818 ईस्वी में पत्रेक्षण अधिनियम इनके द्वारा रद्द किया गया था, इसलिए इनको याद रखना है। अगला है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की यदि हम बात करते हैं तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में, वो लॉर्ड लिटन के समय में लॉर्ड
लिटन के समय में पारित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है लॉर्ड रिपल की। लॉर्ड रिपल क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। तो दोनों नाम आपको याद रखना है कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया था और लॉर्ड रिपल ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक के बारे में यदि हम बात करें तो आपको बता दें, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद बात आती है फ्री हिंदुस्तान की। फ्री हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो तारकनाथ दास का एक अखबार था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें से प्रेस के विकास से संबंधित जो फैक्ट थे वो आपको बताया गया। इसमें सबसे पहले जो कुछ जानकारियां हैं वो आपको याद होनी चाहिए, अभी कुछ और भी बची हैं, लेकिन जितना अभी हमने देखा है इसमें दो चीज़ें हमें याद रखनी है। पहला याद रखना है लॉर्ड रिटन का नाम और लॉर्ड रिपन का नाम, ये दोनों आपको याद रखना है। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन ये ना कर लीजिएगा, लॉर्ड रिपन है, ठीक है। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन, थोड़ा सा उच्चारण में समस्या होती है, तो लॉर्ड लिटन याद रखिएगा कि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था और लॉर्ड रिपन ने जो था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। ये दोनों नाम आपको याद अवश्य रखने हैं। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पूछा जाता है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स का नाम याद रखना है। इसके बाद पूछा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1906 को की गई। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है सबसे पहले कि ये डी.के. कर्बे के प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई थी। कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि बम्बई में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी ये डी.के. कर्बे के प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई, ये आपको याद रखना है। इसके बाद भी कुछ और हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ आपको याद अवश्य रखना है। क्या याद रखना है? लॉर्ड लिटन का नाम याद रखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था। दूसरा लॉर्ड रिपन का नाम याद रखना है कि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। अभी तक जो इस पेज में हम सबसे महत्वपूर्ण चर्चा देखे हैं ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई ये डी.के. कर्बे के प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी में आगे देखते हैं जो बचे हुए हैं। जैसे राजा राम मोहन राय का नाम अक्सर आता है परीक्षाओं में। इसमें यदि हम बात करें तो संवाद कौमुदी आपने सुना होगा, प्रज्ञा का चांद ये बंगला में था, मिरातुल अखबार आपने सुना होगा जो फारसी में था। तो इतने पत्र पत्रिकाओं और अखबारों का इन्होंने संपादन किया था, संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, मिरातुल अखबार, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है इंडियन मिरर अखबार की। इंडियन मिरर अखबार की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष द्वारा इंडियन मिरर अखबार शुरू किया गया था। गदर की यदि हम बात करें तो आपको बता दें गदर पार्टी का जो मुख्य पत्र था वो था गदर, साप्ताहिक पत्र था और प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन था 1 नवंबर वर्ष 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और इसका जो प्रकाशन था विशेष रूप से उर्दू भाषा में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 9 दिसंबर वर्ष 1913 को गुरुमुखी में भी इसका प्रकाशन हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। तो इस फैक्ट को याद रखना है कि जो गदर साप्ताहिक पत्र था जो कि उर्दू भाषा में था जिसका प्रथम संस्करण, बाद में इसको जो है उर्दू भाषा के अतिरिक्त गुरुमुखी भाषा में भी इसका प्रकाशन किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ मराठी हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी इसका प्रकाशन किया गया था। साथ ही साथ एक अंक इसका पख्तूनी भाषा में भी निकला था, ये आपको पता होना चाहिए। तो विशेष रूप से गदर जो साप्ताहिक पत्र था उसकी भाषा की यदि हम बात करें तो उर्दू हो गया, गुरुमुखी हो गया, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और पख्तूनी, कह सकते हो आप कि लगभग सभी भाषाओं में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें अमृत बाजार पत्रिका की,
तो अमृत बाजार पत्रिका आप जानते हो शिशिर कुमार घोष द्वारा जो है संचालित की जाने वाली, प्रेषित की जाने वाली एक पत्रिका थी, ठीक है, प्रकाशित की जाने वाली एक पत्रिका थी। इसका भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होगा, जैसे अभी आपने देखा कि डी.के. कर्वे के प्रयासों से, डी.के. कर्वे के प्रयत्नों के फलस्वरूप बम्बई में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसी के बाद यदि आगे हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ द्वारा। इन 3 लोगों के प्रयासों से ये हुई थी। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। यह आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ डी.के. कर्वे के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, क्या? 1892 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना भी डी.के. कर्वे द्वारा की गई। तो विशेष रूप से डी.के. कर्वे ने महिला शिक्षा को लेकर, महिला की सामाजिक स्थिति को लेकर बहुत सारे कार्य किए, इसलिए डी.के. कर्वे का नाम आपको अवश्य याद रखना है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अखबार हैं, उनको हमें देख लेना है, ठीक है। इनके बारे में पूछा जाता है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, अखबार हैं और उनके संपादक की बात है, तो दोनों चीज़ें हमें देख लेनी है। तो चलिए देख लेते हैं। इनमें आप देखोगे तो सबसे पहले आ रहा है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका थी, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई एक पत्रिका थी, ये आपको पता होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ की गई थी वर्ष 1903 ईस्वी में। इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर, ये आपको याद रखना है। ये पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। दूसरा आपको याद रखना है द इंडियन नेशन, कामेश्वर सिंह इसके संस्थापक थे। अगला आपको याद रखना है रामकृष्ण पिल्ले, और इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम था स्वदेश वाहिनी। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे रामकृष्ण पिल्ले, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आता है हरिजन। हरिजन की यदि हम बात करें तो गांधी जी से संबंधित है, और गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र हैं जिनमें हरिजन अंग्रेजी में आता था, हरिजन बंधु गुजराती में आ जाता था, और हरिजन सेवक हिंदी में आता था। देखो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण फैक्ट दिया हुआ है, आपसे परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी द्वारा, गांधी जी से संबंधित इनमें से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन गुजराती में किया जाता था, और यही तीनों नाम दे दिया जाए, हरिजन, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, तो आप नहीं कर पाएंगे यदि आप ध्यान नहीं देंगे। तो याद रखना है, केवल हरिजन की बात करें तो अंग्रेजी में, हरिजन बंधु की बात करें तो गुजराती में, हरिजन सेवक की बात करें तो हिंदी में, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। एक तो याद ही हो जाएगा हरिजन अंग्रेजी में, बाकी हरिजन बंधु, हरिजन सेवक में से कोई एक याद कर लीजिए तो आपको समस्या नहीं होगी। इसके बाद बात आता है इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। अगला है बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, और बहिष्कृत भारत को भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया था, और ये एक मराठी पाक्षिक था, मतलब 15-15 दिन पर प्रकाशित किया जाने वाला एक मराठी अखबार था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आता है हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट की बात करें तो इसका प्रथम संपादन 1853 से 1855 में हुआ, गिरीश चंद्र घोष द्वारा इसका संपादन किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। सोम प्रकाश के बारे में अक्सर पूछा जाता है। सोम प्रकाश क्या था? एक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा प्रकाशन, ठीक है। सोमचंद प्रकाश का जो है, सोम प्रकाश का ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा प्रकाशन किया जाता था। नील आंदोलन के किसानों के हित के समर्थन में सोम प्रकाश ने काफ़ी काम किया था। इस पत्रिका ने लोगों में अपनी नील किसानों की जो दुर्दशा थी उसको लोगों तक पहुंचाया था। तो सोम प्रकाश को याद रखना है कि ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था, ठीक है। इसके बाद बात आती है कुछ अन्य की, ठीक है। और ये जो अन्य अखबार हैं विशेष रूप से ये भी आपकी परीक्षा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की पहले वाले थे। जैसे कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र था। राष्ट्र गोफ्तार दादा भाई नौरोजी से संबंधित था। रफ़ी अहमद किदवई द्वारा और जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौमी आवाज़ का प्रकाशन किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद लाला लाजपत राय की बात आती है। लाला लाजपत राय द्वारा वंदे मातरम उर्दू दैनिक और द पीपुल अंग्रेजी साहित्य का अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन किया था। इसके बाद आता है अल हिलाल, यही उर्दू साप्ताहिक था और इसका भी संपादन किया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, अब इनकी हम बात कर लेते हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों में सबसे पहला जो नाम आ रहा है आपको देखने को, ये नाम आ रहा है राजा राम मोहन राय का। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है राजा राम मोहन राय का। अब इनके बारे में हम देखते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी अच्छे से जानकारी करनी है। तो सबसे पहले बात हो रही है राजा राम मोहन राय द्वारा। तो ये प्रथम भारतीय थे, ठीक है, जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन किया। भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। इनकी उपाधियां जो हैं वो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत, ये इनकी उपाधियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी उपाधियों से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और एक दूत, ये सभी नाम जो हैं ये राजा राम मोहन राय के हैं। इसके बाद बात आती है आत्मीय सभा, जो कि राजा राम मोहन द्वारा गठित की गई थी। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। संस्थापना वर्ष 1815 था और इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। मतलब आत्मीय सभा का उद्देश्य था हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रसार करना। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनको राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दी हुई थी, ठीक है, क्योंकि आप राजा राम मोहन राय पढ़ते हो तो ये किसने दिया था, ये दिया था अकबर द्वितीय ने। तो याद रखना है, राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि थी ये दिया था अकबर द्वितीय ने, और अपने दूत के रूप में इन्होंने अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भी भेजा था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा के ये पक्षधर थे, ये आपको पता होना चाहिए। मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा के ये विरोधी थे। इतनी जानकारी आपको राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय के बाद हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती के बारे में यदि हम बात करें तो 1867 ईस्वी में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराया। इनकी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। इनका प्रसिद्ध कथन था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, ठीक है। आर्य समाज के ये आप कह सकते हो स्थापना किया था इनके द्वारा आर्य समाज की, और कब की गई थी, 1875 में मुंबई में की गई थी। उद्देश्य क्या था, प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध करना इसका उद्देश्य था, और वैदिक धर्म को शुद्ध कर पुनर्स्थापना इसका उद्देश्य था। और आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय, ये लाहौर में था, ये आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा एक नारा भी दिया गया था, पुनः वेदों की ओर चलो। इनकी एक उपाधि थी भारत का मार्टिन लूथर किंग। इन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बात थी दयानंद सरस्वती के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि बाद में आर्य समाज का विभाजन हुआ। कब हुआ, 1892 1893 ईस्वी में। दो गुटों में बट गया। एक गुट था जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, एक गुट था जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में यदि हम बात करें तो लाला लाजपत राय, हंसराज, ये कुछ प्रमुख नाम आते हैं। यदि पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों की बात करें तो स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राय आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसकी प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली थी, आपको पता होना चाहिए। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष से विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य था। इसके बाद बात आती है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात आती है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात आती है तो आपको बता दें लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इसके अन्य नाम थे देसी भाषा प्रेस अधिनियम, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने इसके बारे में बात किया था,
लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के बारे में भी बात हुई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित, तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। अभी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में अच्छे से मैंने बताया भी था और बताया कि इसको आपको याद कर लेना है दोनों नाम। अब यहाँ पे कुछ संस्थाएं दी हुई हैं, उनके संस्थापकों के नाम दिए हुए हैं और ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपकी परीक्षाओं में लगातार बढ़ रही हैं, लगातार पूछी जा रही हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है देव समाज। देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिवनारायण अग्निहोत्री ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। धर्म सभा राजा राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास शिवदयाल। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुजन मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव। और बिंडो रमैरित एसोसिएशन विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनैतिक संस्थाओं की, तो बंग भंग प्रकाशिका सभा है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी है। इसके साथ साथ लैंड होल्डर सोसाइटी आप जानते हैं जमींदारी एसोसिएशन। इसके साथ साथ आप जानते हो पूना सार्वजनिक सभा है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कांग्रेस से पूर्व जो प्रमुख स्थापित संस्थाएं हैं उनके बारे में ये PDF मिल जाएगी, यहाँ से आप देख लीजिएगा। उतने महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बात आता है नेटिव मैरिज एक्ट की। नेटिव मैरिज एक्ट की यदि हम बात करें तो 1872 ईस्वी में पारित हुआ था। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ये पारित हुआ था और इसमें विवाह हेतु प्रावधान क्या था कि लड़कों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम उम्र जो है 14 वर्ष की गई थी और इसी को ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद बात आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित चर्चा हमें करनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो आप जानते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में जो है ये स्थापित की गई थी। और जब 1885 में स्थापित की गई थी तो उस समय वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। इनका भी नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे और वहीं पर A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई में हुआ था। और अध्यक्ष यदि हम बात करें तो प्रथम अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। प्रथम महासचिव थे A. ह्यूम। और कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो आपको बताना है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यह भी आपको याद होना चाहिए। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला आता है द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तृतीय अधिवेशन की बात करें 1887 में हुआ, मद्रास में हुआ और इसकी अध्यक्षता किया बदरुद्दीन तैयब जी ने। और यहीं पर बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी कांग्रेस के अधिवेशनों के बने थे। अगला आता है जॉर्ज यूले की बात। जॉर्ज यूले की जब बात आती है तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि भारतीय कांग्रेस का आपको देखने को मिलता है जॉर्ज यूले के समय में प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष था विशेष रूप से वो था जॉर्ज यूले, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब प्रथम निर्वाचित जो यूरोपीय अध्यक्ष था वो था जॉर्ज यूले, ये आपको पता होना चाहिए। कलकत्ता अधिवेशन की यदि हम बात करते हैं तो वर्ष 1911 में आयोजित हुआ था। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे जन गण मन प्रथम गायन यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता किया था बिशन नारायण धर ने, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एनी बेसेंट का नाम आता है, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, कराची अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन। मतलब कांग्रेस के जो प्रथम प्रमुख अधिवेशन हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और इन सभी अधिवेशनों के बारे में आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के बारे में, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में आप सभी को एक अलग से वीडियो मिली हुई है और इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में मैंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक के अधिवेशनों को कवर किया है और प्रमुखता से किस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा भी हमने की है। तो प्लीज़ वहाँ से जाकर अवश्य देखिएगा इसको। और इसमें कुछ अधिवेशन महत्वपूर्ण है, जैसे महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी के साथ साथ यदि हम बात करें सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सबसे ज़्यादा बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की?
ठीक है, दूसरी सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता किसने की। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे घटनाक्रम भी आपको देखने को मिलते हैं कि 1885 से लेकर बहुत सारे घटनाक्रम 1947 तक देखने को मिलते हैं, और उन घटनाक्रमों के बारे में भी बताया है कि किस अधिवेशन में कौन सा घटनाक्रम प्रमुख है, कौन सा घटनाक्रम आपको किस अधिवेशन के संदर्भ में याद रखना है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वीडियो एक बार जाकर अवश्य देखिएगा जिसमें कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिए हुए हैं, जैसे गर्मपंथी नेता की बात आती है। कौन कौन से थे, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ये आते थे गर्मपंथी नेता में। नरमपंथी नेता की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये इसमें आते थे। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, कई बार प्रश्न बना है। तो ये कथन था सर वैलेंटाइन सिरोल का, कि सिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारत में अशांति के जन्मदाता हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की यदि हम बात करें तो बम्बई में जो कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल की गई थी, वो देश में पहली राजनीतिक हड़ताल थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गीता रहस्य की पुस्तक कौन है, तो आपको जवाब देना है बाल गंगाधर तिलक। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन है, तो आपको बताना है मैजनी। ठीक है, इसके साथ साथ शेर पंजाब किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण घटनाक्रम आप जानते हैं नरम दल और गरम दल का हुआ था जब इनका बंटवारा हुआ था। तो नरम दल और गरम दल का बंटवारा किस अधिवेशन में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। फिर बात आती है कि नरम दल और गरम दल को कब एक बार फिर से शामिल किया गया कांग्रेस में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। समझौता इनके मध्य कब हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन आपको याद आना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमें कुछ जो प्रमुख अधिवेशन हैं उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है और कौन से घटनाक्रम उनमें घटे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बिना इसके आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है कांग्रेस से पूर्व स्थापित, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे है। ये जो टॉपिक है अब ये है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में है। ठीक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ नाम है इनमें जो आपको पता होने चाहिए, वो आप यहाँ से स्वयं से देख लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए इसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। विभिन्न व्यक्तियों के नाम है जिन्होंने योगदान दिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, उनकी बात यहाँ पे की गई है। तो इसके बाद अब ज़्यादा कुछ है नहीं इस पीडीएफ में, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप स्वयं से देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और आगे की जो हमारी चर्चा होगी वो हम बात करेंगे होम रूल आंदोलन से। ठीक है, होम रूल आंदोलन से हम बात करेंगे आगे की, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बचा है जो महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। बंगाल विभाजन की जो बात है, इसकी बात हम कर लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, बंगाल विभाजन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। बंगाल विभाजन की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हो बंगाल विभाजन कब हुआ था, वर्ष 1905 में हुआ था। निर्णय की घोषणा कब हुई थी, 28 जुलाई 1905 को हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था, और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे दिवस में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसी दिन आपने देखा था कि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस भी मनाया गया था। क्यों, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को पुनर्स्थापित करने के लिए। बंगाल का विभाजन दो भागों में हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ये आप सब जानते हैं। तो बंगाल विभाजन के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की बात की गई, और बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन की बात की गई तो स्वदेशी आंदोलन की यदि हम घोषणा की बात करें तो 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा की गई। कहाँ पर, कलकत्ता टाउन हॉल में इसकी घोषणा की गई, और यहीं पर ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। कृष्ण कुमार मित्र थे, कृष्ण कुमार मित्र ने ही सबसे पहले ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो सबसे पहले ब्रिटिश माल के बहिष्कार का जो सुझाव देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था कृष्ण कुमार मित्र। नेतृत्व किसने किया, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। जैसे लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में विशेषकर बम्बई और पुणे में इसका नेतृत्व किया। अजीत सिंह हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, इन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सर सैयद
हैदर राजा हैं, इन्होंने दिल्ली में नेतृत्व किया था। चिदम्बरम पिल्लई हैं, इन्होंने मद्रास में इसका नेतृत्व किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय कई अन्य संस्थाएं भी थी जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सबसे पहले आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की थी, मतलब स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, यह भी आपको याद रखना है। और आपको यह भी याद रखना है कि वंदे मातरम जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें किसान बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय जो है इस आंदोलन से अलग था, हालांकि महिलाओं ने अपनी भागीदारी इस आंदोलन में दिखाई थी और वहीं से भारतीय आंदोलन की एक नई दिशा भी तय हुई थी, एक नया स्वरूप भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यहाँ पे देखने को मिला था, जब महिलाओं ने भी पहली बार स्वदेशी आंदोलन में अपनी बढ़ चढ़कर अपनी स्थिति को दिखाया, अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके साथ साथ आप जानते हो, पूछा जा सकता है कि स्वदेश बांधो समिति जो है किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो अश्विनी कुमार दत्त का नाम आपको याद रखना है। तो विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरू हुआ था, किसके द्वारा कहां पर नेतृत्व किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको पता होगा मुस्लिम लीग के गठन का जो प्रस्ताव था ये दिसंबर 1600 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा रखा गया था और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो लखनऊ बनाया गया था। और मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे इनका नाम था आगा खां, ये आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बनाना और इससे ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए कुछ विशेष रियायतों को प्राप्त करना मुस्लिम लीग के गठन का उद्देश्य था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन था 1905 का बनारस में, जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने और यहाँ पर सेल्फ रूल प्रस्ताव पारित किया गया था। और आपको याद होगा कि दूसरी जो बैठक हुई वो 1906 में कलकत्ता में हुई और इसकी अध्यक्षता की दादा भाई नेहरू ने और यहीं पर स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको कहने का मतलब है कि स्वदेशी जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने की पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हुई, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब इतना है। ठीक है, इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से पर्याप्त है। और ये अधिवेशन जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी वर्ष 1916 में, यहाँ पे जो 1907 में जो नरमपंथी और गरमपंथी अलग हुए थे उनको पुनः कांग्रेस में शामिल कराया गया। दूसरी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता भी यहीं पर हुआ। कहाँ पर? वर्ष 1916 में लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। इसलिए अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जो लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार फिर से जो गरम दल के लोग थे उनको इसमें शामिल कराया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी यहाँ पे समझौता हुआ। तो आज की कक्षा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे और होम रूल आंदोलन से हम आगे की चर्चा करेंगे। होम रूल आंदोलन से आगे की चर्चा करेंगे और प्रयास रहेगा कि 1 से 2 वीडियो में आधुनिक भारत के सभी जो प्रमुख तथ्य हैं वो आपके समाप्त हो जाएं। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आज तक की जो PDF है ये आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।